साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है पीसीएस सिंप्लीफाइड जो कोचिंग संस्था है इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट पेपर को यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके पहले पार्ट में हम लोग 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और शेष बचे हुए 70 प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि सिरोसिस रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो यह यकृत अर्थात लीवर को प्रभावित करने वाला रोग है। ठीक है, यह यकृत की असामान्य संरचना और कार्यप्रणाली द्वारा से संबंधित होती है और इसका निदान जो है लीवर बायोप्सी द्वारा इसका निदान किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है फाइलेरिया क्या होता है। फाइलेरिया जो है फाइलेरिया बुचेरिया बैनक्राफ्टी से होता है। ठीक है, ये किससे होता है, किस परजीवी से होता है। तो यह बुचेरिया बैनक्राफ्टी नामक परजीवी से होने वाला रोग है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है पॉलीसिथेमिया। पॉलीसिथेमिया से संबंधित बीमारी किससे संबंधित बीमारी है। तो यह जो है आपका लाल रक्त कोशिकाओं रेड ब्लड सेल से संबंधित कोशिका है से संबंधित बीमारी है। देखिए, पॉलीसिथेमिया शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि है जो रक्त को गाढ़ा बनाता है और इस प्रकार यह रक्त के थक्के जैसे अन्य स्वास्थ्य मुद्दों के जोखिम को बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार अर्थात बेस डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। तो देखिए, आपका डीएनए में जो है चार चार क्षार होते हैं, चार बेस होते हैं। कौन कौन से, एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, थाइमिन होता है और साइटोसिन होता है, परंतु यूरेसिल नहीं होता है। यूरेसिल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, यूरेसिल नहीं होता है। आगे चलते हैं। अगला है हथनी कुंड बैराज सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यह जो है आपका सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। ठीक है, यह 5 राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है और यह किस पे है, यमुना नदी पर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रामभर स्तूप उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित बौद्धों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। तो यह आपका कहां पे है, कुशीनगर में है। रामभर स्तूप आपका कहां पे है, कुशीनगर में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 77 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान राज्य के किस शहर में स्थित है। तो यह जो है लखनऊ में है। कहां पर है, लखनऊ के गोमती नगर में स्थित है। ठीक है, और न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश वर्ष 1987 में कार्यात्मक हो गया था, मतलब तब से ये कार्य कर रहा है और माननीय श्री न्यायमूर्ति के एन गोयल संस्थान के पहले निदेशक थे सेवानिवृत्ति के बाद। आगे बढ़ते हैं। 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन किया गया और उसका नाम बदल दिया गया। क्या कर दिया गया अब इसका नाम बदल करके जो है राज्य परिवर्तन आयोग, जैसे नीति आयोग है ना वहां पर, वैसे ही इसका राज्य परिवर्तन आयोग द स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन कर दिया गया है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। आगे चलते हैं और ध्यान रखिएगा, राज्य योजना आयोग जो है 24 अगस्त 1972 को उत्तर प्रदेश ने योजना आयोग की स्थापना की थी और इसका 27 सितंबर 2022 को इसका नाम बदल कर राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया गया। अगला है उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ में 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें मिलान करना है। तो देखिए, आपका मेरठ में कब होता है, मेरठ में 1946 में होता है। मेरठ में 1946 में होता है तो 3 से मिला दीजिए। कानपुर में 1925 में होता है, कानपुर में जो है 1925 में होता है। इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। तो यहां पर आपका 4 हो जाएगा। लखनऊ में कब होता है, 1916 में होता है। लखनऊ में 1916 1 से, बनारस में 1905 में होता है, 2 से मिला दीजिए तो 3412 सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। 4 कथन दिए गए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में सिखों की कुल जनसंख्या 0.32% है, सही है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की कुल आबादी यूपी की कुल आबादी का 19.26% है, सही है। उत्तर प्रदेश में जैनों की संख्या 0.11% है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे 3 के तीनों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है हस्तिनापुर, जिसे हिंदू ग्रंथ महाभारत में कुरु साम्राज्य की प्राचीन राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यह जो है आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, कहां पर है, हस्तिनापुर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। तो यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में बुंदेलखंड क्षेत्र में रानीपुर टाइगर रिजर्व अब उत्तर प्रदेश का कौन सा, उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 53वां जो है बाघ रिजर्व बन गया। अब 54 हो गए हैं, ठीक है, परंतु ये 53वां बना था
और भारत उत्तर प्रदेश का चौथा। और ये कहां पर है? चित्रकूट में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही घटता क्रम, मतलब बड़े से छोटे के क्रम में हमें चलना है। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, पहले सबसे पहले प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ। तो सबसे अधिक कहां पे है? प्रयागराज, फिर दूसरे नंबर पे उससे कम मुरादाबाद, फिर उससे कम गाजियाबाद, उससे कम आजमगढ़, उससे कम लखनऊ है। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन जो है वो प्रारंभ किया गया? तो यह प्रारंभ किया गया था वर्ष 2001 में। वर्ष 2001 में प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य इसको लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है? तो मूंगफली उत्पादक जिला सबसे बड़ा कौन सा है? झांसी है। कौन सा है? झांसी जिला है। उत्तर प्रदेश में मूंगफली की सबसे अधिक पैदावार बुंदेलखंड में होती है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में आदिवासी आबादी नहीं है? आदिवासी नहीं है तो यहां पे देखिए, हरियाणा में आदिवासी आबादी नहीं है, गोवा में है, गुजरात में है, बिहार में। ठीक है, तो यहां पर आपका हरियाणा में नहीं है। और हरियाणा सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य भी है। हरियाणा सबसे कम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला भी राज्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाणकालीन संस्कृत के साक्ष्य मिले हैं। कहां पर मिले हैं? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र और प्रतापगढ़ में, मध्य पाषाणकालीन संस्कृत के साक्ष्य मिले हैं यहां पर। ठीक है, प्रयागराज के चौपानी मांडू में भी मिला है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 के भारतीय विद्रोह के उल्लेखनीय नेताओं में से एक तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था। क्या था? रामचंद्र पांडुरंगा था। तो यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बाढ़ के पानी से मुक्त है? तो देखिए कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ के पानी से मुक्त है? तो बांगर क्षेत्र जो है खादर क्षेत्र की तुलना में कम उपजाऊ होते हैं, क्योंकि यहां पर बाढ़ का पानी बांगर क्षेत्र में नहीं आता, परंतु खादर क्षेत्र में बाढ़ का पानी आता है। ठीक है, तो यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, गंगा के मैदान की प्रमुख नगदी फसल कौन सी है? गंगा के मैदान की प्रमुख नगदी फसल आपकी कौन सी हो जाएगी? गन्ना है। कौन सी है? गन्ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य का प्रमुख बॉक्साइट रिजर्व है? कौन सा जिला जो है, कौन सा जिला राज्य का प्रमुख बॉक्साइट रिजर्व जहां पर है? तो ये आपका बांदा जिला है। कौन सा है? बांदा। देखिए, चूना पत्थर जो कि मिर्जापुर जिले के गुरम्मा कनाज, बापूहारी और सोनभद्र जिले के कजराहट में पाया जाता है। ठीक है, और बांदा जिले के रजहगेवा में बॉक्साइट पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षर जिला है? कौन सा सबसे साक्षर जिला है? तो गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर सबसे साक्षर जिला है, जहां की साक्षरता दर कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? 80.1 है, 80.1% है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है किस नाम से? इसे मार नाम से जानते हैं। किस नाम से? मार नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मार और काबर भी कहते हैं, मार भी कहते हैं। ठीक है, ये चिकनी मिट्टी होती है, ये जो है आपकी चिकनी मिट्टी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में हर वर्ष बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है? तो बटेश्वर मेले का आयोजन जो है वो कहां पर होता है? आगरा में होता है। कहां पर? आगरा में होता है। आगरा। एक सेकेंड, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में दो सूचियां दी गई, इन्हें सुमेलित करना है। देखिए, लहसुन के लिए कौन सा जिला है? लहसुन के लिए ललितपुर है। वन, प्याज के लिए गाजीपुर है, और मिर्च के लिए देवरिया है। हल्दी के लिए मैनपुरी है। हल्दी के लिए आपका क्या हो जाएगा? मैनपुरी ही होगा। तो यहां पर आपका एक सेकेंड, लहसुन के लिए जो है आपका ललितपुर है। ठीक है, एक सेकेंड दोबारा से, यहां पे देखिए, लहसुन के लिए जो है मैनपुरी है। प्याज के लिए क्या है? गाजीपुर है। और मिर्च के लिए जो है आपका देवरिया है। 4, और हल्दी के लिए ललितपुर है। तो 1 2 3 4 1 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? 3 कथन यहां पर दिए गए हैं, बताना है सही कौन से हैं। भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है। उत्तर प्रदेश जो है भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, सही है।
भारत का उच्चतम दुग्ध उत्पादक प्रदेश है, ये भी सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं, पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पे पहला दूसरा कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सी है? यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल आपकी कौन सी है? तो यह है राई तथा सरसों। कौन सी है? राई तथा सरसों है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है मानव पोषण के संदर्भ में, मानव पोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहां पर आपके पास चार कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन से हैं। पहला, सेब की तुलना में केला कार्बोहाइड्रेट का अधिक समृद्ध स्रोत है, सही है। केले में कुछ मात्रा में प्रोटीन भी होता है, ये भी सही है। तो पहला दूसरा सही। तीसरा, पालक में बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं होता, ये कथन आपका गलत है। ये कथन आपका गलत है कि पालक में कोई भी प्रोटीन नहीं होता। देखिए, पालक जो होता है विटामिन के, विटामिन ए होता है, मैग्नीज होता है, फोलेट होता है, प्रोटीन 8% प्रोटीन होता है, तांबा होता है, विटामिन बी 2 होता है, विटामिन बी 6 होता है, विटामिन ई, कैल्शियम और विटामिन सी का उत्कृष्ट स्रोत है। तो आपका प्रोटीन 8% होता है पालक में, तो ये तीसरा कथन गलत है। चौथा, मटर की तुलना में आलू प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है, ये कथन आपका गलत है। आलू की तुलना में मटर प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। तो पहला दूसरा सही है और तीसरा चौथा गलत है, तो इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई अर्थात कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह आपका समय है अप्रैल का पहला पखवाड़ा, अप्रैल का पहला पखवाड़ा है। ठीक है, यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा। कपास की खेती प्रदेश के गंगा, यमुना, दोआब, बुंदेलखंड, रुहेलखंड क्षेत्रों में की जाती है। प्रमुख रूप से आगरा, मथुरा, अलीगढ़ व हाथरस में कपास की खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं, दो सूचियां दी गई हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, एसडीजी, और किस गोल से संबंधित हैं उसको यहाँ पर हमें गोल नंबर और किससे संबंधित है इसे हमें सुमेलित करना है। देखिए, यहाँ पर जो एसडीजी 10 है, एसडीजी 10 जो है ये क्या है? देशों के भीतर और उनके बीच असमानता को कम करना। तो ये असमानताओं में कमी से संबंधित है, 3 से मिला दीजिए। एसडीजी 13 क्या है? एसडीजी 13 ये जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई संबंधित है, तो 1 से मिला दीजिए। एसडीजी 14 क्या है? ये सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संस्थानों का संरक्षण और निरंतर उपयोग करने से संबंधित है, तो पानी के नीचे जीवन, अर्थात 4 से हो जाएगा। एसडीजी 15 क्या है? स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों की सुरक्षा, पुनर्स्थापन और सतत उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये भूमि पर जीवन से संबंधित है, तो 2 से मिला दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3142, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? तो ये है आपके सल्फर के ऑक्साइड। क्या है? सल्फर के ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड ही जो होते हैं इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, वायु प्रदूषण के तहत, वायु प्रदूषण के तहत ध्वनि प्रदूषण को शामिल करने के लिए किस वर्ष वायु प्रदूषण के तहत ध्वनि प्रदूषण को शामिल करने के लिए किस वर्ष वायु अधिनियम में संशोधन किया गया? तो ये संशोधन किया गया 1987 में, 1987 में किया गया था। ठीक है, देखिए, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ था। बाद में 1987 में ध्वनि को वायु प्रदूषक के रूप में शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस का पृथ्वी की जलवायु पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे 4 ग्रीन हाउस गैसेस हैं, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। ठीक है, तो इसमें से कौन सबसे अधिक कारक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक योगदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई का आधार वर्ष क्या है? तो इसका आधार वर्ष जो है 2012 है। कितना है? 2012 है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 105 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है निकाय और उसके मुख्यालय के बारे में? तो देखिए, आपका कॉफी बोर्ड कहां पे है? कर्नाटक के बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड आपका कोट्टायम में है, केरल कोट्टायम में है। चाय बोर्ड कहां पे है? कोलकाता में है। और आपका तंबाकू बोर्ड जो है हैदराबाद में नहीं, गंटूर में, आंध्र प्रदेश के, सॉरी गंटूर नहीं, गुंटूर में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। मसाला बोर्ड आपका कहां पे है? वो केरल के कोच्चि में है। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड कहां है? दिल्ली में। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहां पे है? पुणे, महाराष्ट्र के पुणे में है। भारतीय जूट बोर्ड कहां पे है? कोलकाता में है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड कहां पे है? ये हैदराबाद में। हैदराबाद में क्या है? राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, हैदराबाद, तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किस मंत्रालय से है? तो ये इसका संबंध जो है रक्षा मंत्रालय से। किससे है? रक्षा मंत्रालय से।
देखिए, प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? भारतीय थल सेना एवं यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के बीच का एक सहयोगात्मक पहल है। ठीक है। उद्भव जिसका अर्थ होता है उत्पत्ति, हमारे राष्ट्र के पुराने धर्मग्रंथों लेखों को समाहित करता है। आगे चलते हैं, अगला है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत के शहरी विकास और सुशासन एजेंडे का समर्थन करने के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया है? कितना ऋण स्वीकृत किया है? तो यह 400 मिलियन डॉलर का 400 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूएनटीओसी, जिसे पलेर्मो कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने और उसे रोकने से इसका संबंध है। ठीक है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अब समय यूएनटीओसी की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है। और इसे जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2000 में अपनाया था और 2023 में इसे लागू किया गया था। और यह अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी पहला व्यापक और वैश्विक साधन है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा निधि के तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई सेतु बंधन योजना। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई है, ध्यान रखिएगा। सेतु बंधन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस सेतु बंधन योजना का जो उद्देश्य है वह है अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी में सुधार करना। ठीक है, अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी में सुधार करना। आगे बढ़ते हैं, गूगल द्वारा हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया डिगी कवच। डिगी कवच क्या है, जो मुख्य रूप से किसके किसके लिए डिजाइन किया गया है? तो इसे जो है आपका उभरते साइबर सुरक्षा खतरों की पहचान करने के लिए डिजाइन किया गया है, डीजी कवच। ठीक है। हाल ही में गूगल ने दिल्ली में आयोजित अपने वार्षिक गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम के 9वें संस्करण के दौरान भारत में डीजी कवच को पेश किया था। आगे बढ़ते हैं, 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के हिस्से के रूप में उत्तर प्रदेश के कितने गांवों ने 100% ओडीएफ ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल कर लिया है? तो कितने गांवों ने किया है? तो यह किया है राज्य के सभी गांवों ने। कितने? राज्य के सभी गांवों ने। ठीक है। अगला है एनीमिया मुक्त भारत। एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के तहत किए जा रहे हस्तक्षेपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है तो यहां पर आपके पास 4 कथन दिए गए हैं। ठीक है, यहां पर आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन से हैं। तो देखिए, यह प्री स्कूल बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिए रोग निरोधी कैल्शियम अनुपूरण प्रदान करता है। ठीक है, मतलब ये आपका सप्लीमेंट प्रदान करता है। पहला सही। दूसरा, यह बच्चे के जन्म के समय कार्ड क्लैंपिंग में देरी के लिए एक अभियान चलाता है। सही है। यह बच्चों और किशोरों को समय समय पर कृमि मुक्ति प्रदान करता है। यह मलेरिया, हीमोग्लोबिन बिनोपैथी और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानिक इलाकों में एनीमिया के गैर पोषण संबंधी कारणों को संबोधित करता है। तो यहां पर 4 के चारों जो हैं आपके सही हैं। नहीं, इसमें चारों सही नहीं है, इसमें 3 सही हैं। एक सेकेंड, देखिए इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पर जो पहला कथन है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, ये जो एनीमिया मुक्त भारत रणनीति है, यह रोग निरोधी आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरण प्रदान करती है, जो हीमोग्लोबिन उत्पादन के लिए आवश्यक है। लेकिन यह कैल्शियम अनुपूरण, यहाँ पे कैल्शियम अनुपूरण लिखा है ना, कैल्शियम अनुपूरण प्रदान नहीं करती है। ठीक है, तो इसलिए हीमोग्लोबिन उत्पादन के लिए आपका जो फोलिक एसिड अनुपूरण है वो प्रदान करती है, परंतु कैल्शियम अनुपूरण प्रदान नहीं करती। इसलिए पहला कथन गलत है, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। इसलिए केवल 3 कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर इंद्रमणि पांडे को। डॉक्टर इंद्रमणि पांडे को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये जो है इंद्रमणि पांडे पहले भारतीय हैं जो बिम्स्टेक के महासचिव का पद संभालेंगे। इन्होंने जो है भूटान के तेंजिन लेकफेल का स्थान ग्रहण किया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में तथा त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में जो है कुछ लोगों को राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जिसमें जो है उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में आपका इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को और त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में रघुवर दास को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो देखिए रघुवर दास को उड़ीसा का और इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त आगे बढ़ते हैं, नहीं, 2 ही लोगों ने किया गया है, रघुवर दास और इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो आपका इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को उड़ीसा का और रघुवर दास को त्रिपुरा का, तो यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिलान 24
मिलान 24 में पूर्व एशियाई क्षेत्र के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के आधार पर किस विषय पर जोर दिया जा रहा है? तो यह जो है वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है, इस पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। मिलान में जो है कई देशों की सेनाएं जो है इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और यह जो बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास मिलान है, यह एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसे 1995 में 1995 में भारतीय नौसेना द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा इसमें। आगे चलते हैं, अगला है 116 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं और बताना है इसमें से कितने कथन जो हैं इन 3 में से सही हैं। तो देखिए, पहला जो है कि भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 से भारत के उमरोई में हुआ। भारतीय और मलेशिया सेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 से शक्ति 2023 जो है ये भारत के उमरोई कहाँ पे? मेघालय में, यहाँ पर हुआ। पहला सही है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण नवंबर 2022 में मलेशिया के कुलुआंग के पुलाई में आयोजित किया गया था। सही है। एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 का उद्देश्य भारतीय सेना और मलेशियाई सेना के बीच रक्षा सहयोग के उस स्तर को बढ़ाना। 3 के तीनों कथन सही हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज हरिमाऊ भारत और मलेशिया के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास। आगे बढ़ते हैं। अजरबैजान द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का विषय क्या था इसका? तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को इसका मेजबान देश अजरबैजान था। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी लचीली शहरी अर्थव्यवस्थाएं, विकास और पुनर्प्राप्ति के चालक के रूप में शहर। लचीली शहरी, यहाँ पे सी ऑप्शन है, लचीली शहरी अर्थव्यवस्थाएं, विकास और पुनर्प्राप्ति के चालक के रूप में शहर। तो इसका जो सी ऑप्शन है, देखिए, रिलीजियंट, यहाँ पे इंग्लिश में रिलीजियंट अर्बन इकोनॉमीज सिटीज एज ड्राइवर ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूएनआईडीओ, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूएनआईडीओ द्वारा समर्थित विश्व कपास दिवस 2023 का विषय क्या था? तो महत्वपूर्ण है। तो विश्व कपास दिवस जो कि 7 अक्टूबर को मनाया गया, 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कपास दिवस, मतलब 5वां विश्व कपास दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी कपास को खेत से लेकर फैशन तक सभी के लिए उचित और टिकाऊ बनाना। सी ऑप्शन, कपास को खेत से लेकर फैशन तक सभी के लिए उचित और टिकाऊ बनाना, अर्थात मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर एवरीवन फ्रॉम फ्रॉम फॉर्म मतलब खेत टू फैशन। आगे बढ़ते हैं। 2023 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जा रहा है? तो देखिए, यह जो पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया, एनी एल हुइलियर को, पियरे एगोस्टिनी और फेरेंक क्राउज, इन तीनों को दिया गया है। ठीक है, और किसके लिए दिया गया है? तो उन प्रायोगिक तरीकों के लिए दिया जा रहा है जो पदार्थ में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अध्ययन के लिए प्रकाश की एंटोसेकंड पल्स उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर 3 के तीनों कथन सही, मतलब 3 के तीनों लोग हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3। आगे बढ़ते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्ष 2023 के रसायन के नोबेल पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। ठीक है, और बताना है उपयुक्त में से कितना या कितने कथन सही हैं। तो देखिए, पहला, यह पुरस्कार मोंगी जी बामेंडी और लुइस ई ब्रूश और एलेक्सी आई एकिमो को दिया गया। 3 लोगों को दिया गया। सही है। उन्हें यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया। सही है। इन नैनो कणों का इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्नत सर्जरी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोग है। 3 के तीनों कथन यहाँ पर आपके सही हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सही है। 2023 का यह पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को प्रदान किया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली गोल्डिन पहली महिला है। यह कथन आपका, एक सेकेंड, ये पहली महिला तो नहीं है, ये आपकी पहली महिला नहीं है। ठीक है, तो पहला कथन आपका जो है वो सही है, दूसरा कथन आपका ये गलत हो जाता है। एक सेकेंड, तो यहां ध्यान रखिएगा कि ये जो गोल्डिन है ये तीसरी महिला है, पहली नहीं, तीसरी महिला। ठीक है, इनसे पहले 2 महिलाएं एलिनोर ओस्ट्रोम और एस्थर डफलो को दिया गया था, तो ये तीसरी है। तो पहला कथन आपका सही है, दूसरा गलत है। तीसरा,
पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसी एकल विजेता को प्रदान किया गया है? नहीं, ये कथन नहीं, कई बार दिया गया है। और क्लाउडिया गोल्डन को क्यों दिया गया है? तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में समझ को आगे बढ़ाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, केवल पहला कथन ही आपका जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किसे भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान सोसाइटी का अध्यक्ष और संचालन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? आर माधवन को। किसे नियुक्त किया गया है? आर माधवन को नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला है, भारत ने ओमान के शलालाह में किसे हरा करके पुरुष हॉकी फाइनल्स एशिया कप 2023 जो है अपने नाम किया है? तो किसे हरा करके जीता है? तो पाकिस्तान को हरा करके एशिया कप 2023 अपने नाम किया है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। सितंबर 2023 को जय वर्मा सिन्हा ने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पदभार संभाला। सही है। वह इस पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला नहीं, पहली महिला है ये, तो इसलिए पहला कथन सही, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर दो कथन आपके पास दिए गए हैं, बताना है सही कथन कौन सा है। पहला, भद्रवाह राजमार्श जम्मू के डोडा जिले की चिंता घाटी में खेती की जाने वाली यह प्रीमियम लाल राजमा किस्म है। यह कथन आपका सही है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग कृषि मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? नहीं, जीआई टैग जो है कृषि मंत्रालय नहीं देता है। इसे कौन देता है? इसे वाणिज्य मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा दिया जाता है, और यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है। और यह विनियमित किससे होता है? तो यह वस्तुओं के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के द्वारा इसे अधिनियमित किया जाता है, यह विनियमित किया जाता है। तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अब इससे आगे देखिए आपके मैथ रीजनिंग के प्रश्न। इन मैथ रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग छोड़ देते हैं, और इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।